24 जुलाई 2022 रात के 10 बजे प्रो पंजा लीग का रैंकिंग टूर्नामेंट समाप्त हो चुका था। उस इवेंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिव्यू में जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपको एडवांस में बता देना चाहूंगा। सो डे 1, डे 2, डे 3 3 दिन का टूर्नामेंट था। तीनों दिन क्या हुआ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रेफरीशिप, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नज़रें थी इसके ऊपर, रेफरीशिप कैसी होने वाली है, काफ़ी हिटी टॉपिक था, तो वो भी बताऊंगा आपको। फूड एंड एकोमोडेशन कैसा था ज़रूर डिस्कस करेंगे। मीडिया कवरेज कैसी मिली इवेंट को, कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कुछ प्लेयर्स के लिए एंड फैंस के लिए डेफिनेटली, वो भी डिस्कस करेंगे। गुड पॉइंट्स क्या थे और वीक पॉइंट्स क्या क्या रह गए जिन पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी में। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो भाई डे 1 रजिस्ट्रेशंस ओपन नहीं थे, क्लोज्ड हो चुके थे। जब प्लेयर्स वहां पर 8 बजे के टाइम सुबह पहुंचे, 22 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन एक और रजिस्ट्रेशंस हुए जिसके बारे में शायद प्लेयर्स को पहले नहीं पता था। वो रजिस्ट्रेशंस में चेक किया जा रहा था कि आपने सोशल मीडिया पार्टनर्स को टैग किया है नहीं, वो सब चेक करके टिक मार के आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा था। ये सिचुएशन केओस हो सकती थी अगर प्री प्लानिंग अच्छे से नहीं होती, और प्लानिंग अच्छे से थी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 3 काउंटर्स थे, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर अलॉट की गई थी उस सेक्शन को, तो 3 लाइनें लगी हुई थी लंबी लंबी। प्रोसेस अच्छे से स्मूथली हो गया। वहाँ से जाके जो प्लेयर्स थे वो अपना वेइंस करा रहे थे। वेइंस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सबको सेटिस्फैक्शन था अपने वेइंस से और दूसरे प्लेयर्स के वेइंस से भी। उसके बाद प्लेयर्स को भेजा गया ग्रीन स्क्रीन के सामने, वहाँ पे भी माइक्रोफोन लगा के एक वीडियो रिकॉर्ड करी गई सोशल मीडिया पार्टनर्स के बारे में और खुद के बारे में बताते हुए। ये थोड़ा नया एक्सपीरियंस था प्लेयर्स के लिए क्योंकि प्रोफेशनल लीग थी, तो काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा और डिफरेंट भी होगा प्लेयर के लिए ज़रूर। तो ये प्रोसेस शाम तक चलती रही। शाम को 5 बजे मॉन्स्टर माइकल टॉड का अराइवल हुआ। ज़बरदस्त ढोल नगाड़े गाने बजाने के साथ, रैप सॉन्ग के साथ, प्रो पंजा लीग रैप सॉन्ग के साथ स्वागत हुआ उनका। उसके बाद सेमिनार हुआ। सेमिनार में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, जैसे इंडिया में हिट को जर्क बोल रहे थे, जर्क उनके वहाँ कुछ और ही मीनिंग होता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे थे, प्लेयर्स काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इंटरेक्शन को, तो प्रवीण डवास सर को थोड़ा सा इंटरफेयर करना पड़ा बीच में क्योंकि क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो ये था भाई पहला दिन, काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्मूथली निकल गया विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग वाज ऑसम। बहुत अच्छा था। वेन्यू जो था बहुत बड़ा हॉल था, मल्टीपर्पज़ हॉल था LNIP ग्वालियर का एंड फुल एसी था। बहुत ज़बरदस्त प्लान था। गर्मी लगने जैसा कोई वो ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये जो टी शर्ट्स हैं ये डे 1 में ही सबको मिल गई थी। काफ़ी अच्छी टी शर्ट है, थोड़ा हैवी कपड़ा है सर्दियों के हिसाब का, बट एसी रूम था तो इसलिए चल गया था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद आता है डे 2। सुबह 9 बजे के आसपास रिपोर्टिंग टाइम था। टूर्नामेंट्स इवेंट जो है जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गए थे। 5 वेट कैटेगरी लगातार 5 टेबल चल रही थी। शायद कभी IF नेशनल्स में हुआ होगा बट मैंने कभी नहीं देखा। 5 टेबल्स एक साथ चल रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि टाइम की वैल्यू है भाई, 5 टेबल चल रही है। 60 kg की वेट कैटेगरी में कोई बोल रहा था 86 प्लेयर्स हैं, कोई 100 के आसपास भी बता रहा था। तो सुबह से शाम तक चली थी वो वेट कैटेगरी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बट साइड बाय साइड अदर वेट कैटेगरीज भी चल रही थी। और उसके बाद सेमीफाइनल्स भी उसी दिन शाम को हुए एंड उसके बाद मॉन्स्टर माइकल टॉड ने शाम को 50 लोगों के साथ आर्म रेसलिंग की। वो वीडियो का थंबनेल आपको दिखा दूंगा, मैं उस वीडियो के थंबनेल में हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लकी मोमेंट था मेरे लिए एंड वीडियो में नहीं हुआ हालांकि मैं। और जो 50 आर्म रेसलर्स थे उन सभी को माइकल टॉड ने आराम से हरा दिया। क्यों? क्योंकि वो सभी वो लोग थे जो कि फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो पहली बात तो वो बेस्ट आर्म रेसलर इंडिया के नहीं थे, लाइट वेट भी थे काफ़ी सारे, एंड दूसरी बात वो ऑलरेडी थके हुए थे क्योंकि पूरे दिन से आर्म रेसलिंग कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो थके हुए नहीं होते या टॉप आर्म रेसलर्स होते तो हरा देते माइकल को, तब भी काफ़ी मुश्किल होता। बट ये 2 रीजंस भी थे। वो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। एंड जैसे गुरी निशोरिया पाजी, गुलाब सिंह जी जो थे, उनका बाइसेप टीयर हुआ था पिछले इवेंट में, तो परवीन सर ने कहा था क्योंकि हमारे इवेंट में आपका बाइसेप टीयर हुआ है तो हम आपको सीधा टॉप 18 में, जो कि लीग में सिलेक्ट होने वाले हैं हर एक वेट कैटेगरी से, यानी कि टोटल 180 लोग, 10 वेट कैटेगरी थी, तो उनमें डायरेक्ट प्लेस मिल गई। फिर भी वो बोल रहे थे मुझे माइकल के साथ आर्म रेसलिंग करनी है, पर प्रवीण सर ने रोक दिया उन्हें, और रोकना भी चाहिए था। अगर दोबारा इंजरी हो जाती तो क्या, तब कहाँ जगह देते। तो भाई ये थी दूसरे दिन की समाप्ति। फाइनलिस्ट जो थे, जो सेमीफाइनल में जीता था, जो ऑलरेडी फाइनल में था, और उसके बाद जो 3rd प्लेस वाला था,
3 प्लेयर्स को ग्वालियर फोर्ट में ले जाया गया। प्रवीण सर काफ़ी ज़्यादा केयरफुली लोकेशन को पिक करते हैं। गोवा में काफ़ी अच्छा इवेंट था, कैसीनो शिप के ऊपर मैच हुआ था। मुंबई में काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट में कभी नहीं हुआ ऐसी जगह पे आर्म रेसलिंग मैच। और मौसम ज़बरदस्त था, बारिश वगैरह भी शुरू हो गई थी शाम को, लगभग 6 बजे के आसपास का समय था। बारिश शुरू हो गई 6:30 बजे, लग रहा था कि बारिश हो सकती है बट नहीं हुई। बहुत अच्छा किस्मत थी। एंड उसके बाद इवेंट स्टार्ट हुआ। 10 मैचेस हुए, सारे के सारे बेस्ट ऑफ 3 मैचेस थे। मौसम, भाई मौसम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम। बहुत अच्छी लोकेशन थी, माइकल एंड रेबेका भी वहाँ पर थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे मोमेंट को। बेस्ट ऑफ 3 सारे 10 मैचेस थे, काफ़ी अच्छे मैचेस हुए। बहुत ज़्यादा कमबैक वाले मैचेस भी थे वहाँ पे, ऐसा नहीं सारे मैच 2-0 2-0 2-0। हालांकि केरला की क्लियर डोमिनेंस दिखाई दे रही थी। जो स्टेज पर जो एंकर थे काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लग रहे थे, बहुत अच्छे से स्टेज को हैंडल किया। कमेंटेटर्स ने भी काफ़ी अच्छी जॉब की, मैंने की और दलजीत सिंह जी थे मेरे साथ, उन्होंने की। तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज था, कमेंट्री का मौका मिला। गला दुख रहा था 2 दिन तक, बट होपफुली वीडियोस अगर अपलोड होती हैं तो हमारी कमेंट्री यूज़ की जाएगी उसमें। होपफुली आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हुई होगी। बहुत मज़ा आया था मुझे तो कमेंट्री में एटलीस्ट। और जो मुझे काफ़ी अच्छी प्रिविलेज मिली प्रवीण सर के तरफ से, उसके लिए भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अलग से AC का रूम मिला। वाइफ के साथ मैं आया हुआ था। रेलवे स्टेशन से ओनली 1.25 किलोमीटर दूर था LNIP, 10 रुपये लगते थे ऑटो में। और मेरे लिए तो गाड़ी भी भेज दी थी प्रवीण सर ने होटल में, जो कि रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास था। तो बहुत अच्छा लगा। मैं इंडियन आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में अभी काफ़ी कम वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मेरे हिसाब से मैं लीग को प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट इंडिया में वैल्यू कम होते हुए भी मुझे इस टाइप का ट्रीटमेंट मिला, तो थैंक यू वेरी मच प्रो पंजा लीग उसके लिए। एंड ये हो गई डे 3 की समाप्ति। कुछ अच्छे मोमेंट्स में अगर आपको बताऊँ तो हरमन मान ने सिद्धार्थ मलाकर को हराया, स्लिप भी नहीं करने दिया, काफ़ी शॉकिंग था। राहुल पनेकर वर्सेस आकाश कुमार रिस्ट हंटर जो मैच हुआ था डे 2 के दिन, ज़बरदस्त, काफ़ी लंबा, मेरे हिसाब से कोई 1 मिनट का मैच था। बहुत ज़बरदस्त मैच चला। टॉप रोल नहीं कर पा रहे थे राहुल पनेकर, रिस्ट हंटर ने पूरी जोर लगा रखी थी, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रैप को लूज कर करके क्लाइंब कर करके टॉप रोल कर दिया था रिस्ट हंटर को और हरा दिया था उस मैच के अंदर। 2 फाउल हो गए थे आकाश कुमार के। अब चलिए भाई बात करते हैं रेफरी के बारे में। बहुत ज़्यादा हीटेड टॉपिक था, सबकी नज़रें थी। रेफरीशिप काफ़ी अच्छी हुई मेरे हिसाब से, क्योंकि 1.5-2 घंटे का सेमिनार हुआ था, ब्रीफिंग हुई थी, बाकायदा ब्रीफिंग हुई रेफरीज की। मास्टर रेफरी सर्गी सोकोलोव जो कि कजाकिस्तान से आए थे उनके द्वारा, तो काफ़ी अच्छी रेफरीशिप थी। पहले राउंड में किसी ने रिव्यू नहीं लिया, शायद वो रिव्यू को सेव कर रहे थे बाद के लिए, या शायद कुछ गलतियाँ हुई नहीं रेफरी से। और सुनने में यह है कि जो ज़्यादातर रिव्यूज़ लिए भी गए सेकेंड राउंड में, ज़्यादातर में डिसीजन चेंज नहीं हुआ रेफरी का, प्लेयर्स को वीडियो दिखाने के बावजूद। प्लेयर्स को पता लग रहा था कि हाँ रेफरी ने सही डिसीजन दिया था। बट ये गेम ऐसा है कि भाई देखो 600 लोग खेल रहे हैं, 600 एथलीट्स खेल रहे हैं, तो इतने सारे मैच होंगे, आप काउंट कर सकते हैं कितने मैच होंगे, तो गलती तो होंगी रेफरी से, वो तो इम्पॉसिबल है कि रेफरी गलती करे ना। बट गलती के दौरान 1-2 जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई उनकी बात करते हैं। पहली कॉन्ट्रोवर्सी, एक प्लेयर ने बोला कि एक रेफरी ने उन्हें गाली दे दी। मैं जस्ट टेबल के सामने ही था, मेरे सामने प्रवीण डबाज सर बैठे हुए थे, तो हमने जो सुना वो प्लेयर को डायरेक्टली चिल्लाते हुए सुना कि गाली कैसे दे सकते हो आप, और गाली क्या दी या नहीं दी वो तो हम नहीं सुन पाए। बट मेरा मानना यह है कि अगर रेफरी ने नहीं दी होती तो वो क्लियरली बोलता कि भाई क्या बकवास कर रहा है, मैंने तो कोई गाली नहीं दी। ये शब्द मुझे रेफरी की तरफ से एक बार भी सुनने को नहीं मिले, तो अंदाज़ा ये होगा कि गाली दी होगी। बट सुनने में ये भी आया कि प्रवीण सर ने उससे प्लेयर के लिए माफ़ी मंगवा दी थी रेफरी से, तो वो मैटर शायद वहाँ पर सॉल्व हो गया। दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि एक लखनऊ से प्लेयर थे, उन्हें बैन कर दिया था सेम रेफरी ने 2 बाउट खेलने के बाद। तो भाई मेरी इसमें क्लियर स्टैंस है, 2 लोग हैं, 2 पक्ष हैं, एक पक्ष यहाँ पर है रेफरी के साइड में और एक पक्ष यहाँ पर है प्लेयर की साइड में। मैं कहीं ना कहीं बीच में हूँ, मैं बताऊँगा क्यों। क्योंकि पहली बात मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता। मेरे 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्लेयर को रेफरी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस दिया गया था कि भाई आप IAF से बैंड हो या नहीं? अगर नहीं दिया गया तो रेफरी आप 2 राउंड के बाद कैसे बैन कर सकते हो? अगर दिया प्लेयर को तो भाई प्लेयर आप आए क्यों वहाँ पे? तो ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये प्रॉब्लम थी कि भाई उस प्लेयर ने थोड़ा काइंड ऑफ इम्पर्सनेशन करने की कोशिश की, लखनऊ आर्म रेसलिंग का, यूपी आर्म रेसलिंग का नाम यूज़ किया, कुछ पैसे वगैरह भी लेने की यूज़ की, तो वो नाम भी चेंज कराया गया। तो एक क्वेश्चन होगा रेफरी से, क्या आपने लखनऊ आर्म रेसलिंग का जो नाम है वो अपने नाम पे डोमेन रजिस्टर कराया हुआ है? क्या ट्रेडमार्क है, क्या कॉपीराइट है, क्या पेटेंट है?
तो अगर आपने वो नाम सिक्योर कराया हुआ है तो क्लियर बनता है, यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपने नहीं कराया, भाई मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं सिर्फ रूल से चलता हूँ, रूल की बात करता हूँ, इमोशंस को मैं दूर ही रखने की कोशिश करता हूँ। तो रूल तो यही है, अगर आपने रजिस्टर नहीं करा रखा अपना नाम लखनऊ आर्म रेसलिंग का, तो भाई वो बंदा यूज़ करेगा, वो क्यों नहीं करेगा, मेरा सवाल यह है। तो रेफरी और एथलीट अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट में या मुझे डीएम करके इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता देना। तो ये दो कंट्रोवर्सी थी। हैंडल मेरे हिसाब से ठीक की, थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था, थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था, बट ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं मीडिया कवरेज के। भाई क्या ज़बरदस्त मीडिया कवरेज थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी फाइनल वाले दिन, लगभग दोपहर के 12 बजे, 12:30 बजे। वहाँ पे जो मीडिया आई हुई थी ज़बरदस्त, हर एक जगह से, बहुत सारे, मुझे तो जगह भी नहीं मिली वहाँ पे। मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैं सोच रहा था यार पहला टूर्नामेंट है, क्या करूँ, क्या बोलूँगा वहाँ पे जाकर, क्या रिकॉर्ड करूँगा। तो ऑब्वियसली लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने जो सीखा कि भाई मैं थोड़ा शाय था, मैं वेट कर रहा था कि नहीं यार प्लेयर को मौका मिलेगा तो मैं इंटरव्यू लूँगा, बात करूँगा, मौका मिलेगा नहीं भाई, थोड़ा सा प्लेयर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मौका बनाना पड़ेगा। तो मीडिया कवरेज बहुत बहुत ज़्यादा हाई थी, एक अलग ही लेवल पर थी, आप समझ सकते हैं। मैंने शायद इतनी कहीं नहीं देखी आर्म रेसलिंग में, माइकल टॉड ने भी शायद इतनी मीडिया कवरेज कहीं नहीं देखी होगी आर्म रेसलिंग में। तो इस लेवल की मीडिया कवरेज थी। अभी बात करते हैं गुड पॉइंट्स की। एसी वेन्यू था, पूरा बड़ा हॉल, 400-500 लोग थे एक टाइम पर हॉल के अंदर, एसी वेन्यू था, काफ़ी अच्छा था। खाना मिला था, टी शर्ट मिली थी। देखिए 100 रुपये फीस थी, मेरे हिसाब से कोई 300-400 रुपये की तो कम से कम ये टी शर्ट होगी, काफ़ी अच्छी टी शर्ट है 100 रुपये की फ़ीस में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद परवीन डबा सर ने पर्सनली रिस्पॉन्ड किया, जो प्लेयर्स बोल रहे थे हमें रिव्यू नहीं मिल रहा, उन्हें जाके बात की, रेफरीज के पास ले गए, रिव्यू दिलाया, पर्सनली रिस्पॉन्ड किया, ये अच्छा पॉइंट है। और इनमें से कुछ एक पॉइंट नेगेटिव में भी सेम ही पॉइंट बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा। 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो प्राइज मनी अभी मिला टॉप फर्स्ट, हर एक फर्स्ट बंदे को, यानी कि 10 लोगों को मिला 20,000, 10 लोगों को मिला जो सेकंड आए उन्हें मिला 15,000, 10 लोगों को जो थर्ड आए उन्हें मिला 10,000। तो ये जो 50,000 का सुनील कुमार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो मिला, जो अस्कर अली को मिला था सचिन गोयल को हराने के लिए, होम बॉय को हराने के लिए, लोकल बॉय को, वो भी था। तो 5 लाख का ये प्राइस था। इससे अलग अभी जो 18 लोग हर एक वेट कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें सुनने में आया कि 40 से 70 हज़ार नेक्स्ट सीजन के लिए फिक्स्ड प्राइस मिल सकता है। तो भाई आप ये अंदाज़ा लगाओ, 180 प्लेयर्स के लिए तो लगभग 1 करोड़ के आसपास टोटल कीमत बैठती है। तो पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये इस पैसे से टोटली करियर तो अभी तो नहीं बनेगा, बट करियर बनने की तरफ पहला मूवमेंट इंडियन आर्म रेसलिंग में दिखाई दे रहा है कि हाँ करियर आर्म रेसलिंग से बन सकता है, कि भाई बाकी जॉब छोड़ दो। ये डायरेक्शन लग रही है कि 3-4 साल में अचीव हो सकती है। तो ये तो थे भाई पॉजिटिव पॉइंट्स। वेन्यू काफ़ी अच्छा था, बहुत जगह, हर एक जगह जो LNIP का लोकेशन थी वो अच्छी थी। और ग्वालियर फोर्ट के बारे में तो बोलना ही क्या, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत कम लोग, एथलीट्स तो वहाँ पे नहीं जा पाए, मैं जा पाया था, काफ़ी अच्छा था वो भी होटल का लोकेशन। और एकोमोडेशन की बात करते हैं, AC एंड नॉन AC एकोमोडेशन दोनों थे। AC की अगर मैं बात करूँ तो चलो आगे बताता हूँ, सभी लोगों को फ्री मिला, ये काफ़ी अच्छी बात थी। बदले में उन्हें टैग करना था, सोशल मीडिया पार्टनर्स को डेली एक पोस्ट डालनी थी, कू पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसके बदले में एकोमोडेशन फ्री मिल गया था, जो कि काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस भी था लोगों के लिए, आर्म रेसलर्स के लिए। पहली बार अकाउंट बना रहे हैं कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कू पे, तो सोशल मीडिया को सीखा भी उस बहाने से कुछ लोगों ने। ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टेप था। पर मुझे लगता है कि जो नहीं कर पाए होंगे उन्हें भी रूम तो मिल ही गया होगा लास्ट में जाके, और ये काफ़ी अच्छी बात थी। रिमेंबर सारी चीज़ 100 रुपये की फ़ीस में हो रही है। वीक पॉइंट्स नेगेटिव में फिर से ही आ जाता है कि परवीन सर हर एक बंदे की बात सुन रहे थे। अगर ये चलता रहा तो रेफरीज की बात ना सुनकर लोग सीधा परवीन सर के पास ही आते चले जाएंगे। अगर वो हर एक को एंटरटेन करते रहे तो फिर रेफरीज की वैल्यू कम हो जाएगी, और रेफरीज की वैल्यू मेरे हिसाब से कम कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कई बार रेफरी खुद को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो फूड, भाई खाना मैं एक बात बोलूँगा, अच्छा नहीं था, आई वुड से बेकार था। पर ये मैं नहीं कह सकता बेकार था क्योंकि कोई फ़ीस ही नहीं थी भाई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिना फीस के आपको खाना दिया जा रहा हो। तो ये अच्छा पॉइंट था, बट यही नेगेटिव पॉइंट भी था। मुझे एक इंसान ने सिखाया था कि सिर्फ प्रॉब्लम मत बताओ, यू विल बी हेटेड, साथ में सॉल्यूशन भी बताओ, देन यू विल बी रिस्पेक्टेड। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि आप प्लेयर्स को बोल दीजिए 100 रुपये फ़ीस अपनी रखिए, उसके बाद बोल दीजिए खाने के लिए 3 दिन की फ़ीस ओनली लेट्स से 100 रुपये है।
तीनों दिन का आपको खाना मिलेगा 100 रुपये में। उस 100 रुपये से थोड़ी सी क्वालिटी खाने की बेटर की जा सकती है और हर एक एथलीट पे करेगा उस फीस को। हर एक एथलीट 3 दिन का खाना 100 रुपये में मिलेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन वो 100 रुपये बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन उससे खाने की क्वालिटी बेटर की जा सकती है। ये मेरे हिसाब से स्टेप को जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है। हालांकि खाने के स्टॉल्स अलग से लगे हुए थे, पेड फूड की भी वहाँ पे ऑप्शन था, वो भी आप कर सकते थे अवेल। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा वीडियोस अपलोड नहीं करती प्रो पंजा। ये पहले से बात रही है जो मुझे प्रो पंजा लीग की अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी उसमें रिकॉर्ड करते हैं। पहले का समझ में आता है कि भाई वो पेपर व्यू था, पैसे 119 रुपये देकर खरीदा गया था, जो कि इवेंट था मुंबई का, मैंने भी परचेज़ किया था। तो बुक माई शो के साथ डील हो सकती है उसमें कुछ अपलोड ना करने की। बट बाद में जैसे मेरी बात हुई प्रवीण सर से, तो वो मैच करज वर्सेस सचिन गोयल का अपलोड कर दिया उन्होंने बात होने के जस्ट 3-4 दिन बाद, और उस वीडियो पे ऑलरेडी 3 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। तो ये सारी वीडियोस मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले से अपलोड क्यों नहीं हो रही। अपलोड होनी चाहिए, क्योंकि इन पे जो ज़बरदस्त व्यूज़ आएंगे, जो प्रोडक्शन क्वालिटी नेशनली और इंटरनेशनली सभी को दिखाई देगी, वो मेरे हिसाब से एक सोने की खान आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे। तो उम्मीद यही है कि जैसा प्लेयर्स बोल रहे हैं कि सारी वेट कैटेगरीज की सभी वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाएंगी, माना अपलोड नहीं हो सकती, एडिट भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बट एटलीस्ट सेमीफाइनल और फाइनल की तो सारी वीडियो अच्छे से अपलोड की जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी। वरना ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि एक आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को वंचित रखा जा रहा है एक चीज़ से, जो कि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो ये था मेरा रिव्यू। अगली बार होपफुली फिर जाऊंगा। होपफुली आप लोगों को मेरी कमेंट्री जो कि दलजीत पाजी के साथ की थी सुनने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी कमेंट्री थी, कुछ जगह फंबल हुआ था, बट सब कुछ ज़बरदस्त था। तो भाई बहुत ज़्यादा बोल लिया, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना, थम्स अप करना, शेयर करना और फिर से आना वीडियो में। बाय बाय।